स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं विश्व की जनसंख्या के बारे में। ये हमारा 10th चैप्टर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअली वितरण से क्या अभिप्राय क्या है। तो यानी कि किस तरीके से विश्व में जनसंख्या फैली हुई है, इसी को हम जनसंख्या का वितरण बोलते हैं। तो विश्व में जनसंख्या का वितरण बहुत ज़्यादा असमान है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं विश्व में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन फैली हुई है, दूसरे कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे बहुत कम आबादी रहती है। इसके अलावा जो जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो जनसंख्या का वितरण है, ये ग्रोथ रेट किस टाइप की हो रही है और साथ साथ में माइग्रेशन किस टाइप का हो रहा है उस जगह पे, इन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, विद टाइम विद प्लेस ये चेंज होता जाएगा। तो जनसंख्या वितरण जो है वो चेंज होने वाली चीज़ है और इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ये आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भौतिक कारकों के बारे में। तो भौतिक कारकों में जो है निम्नलिखित जो हैं कारक आ जाते हैं, जैसे जल की उपलब्धता, धरातल, जलवायु, मृदा और वनस्पति। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिज़िकल फैक्टर्स में। तो यानी कि वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण जो है आज जो है विश्व में जनसंख्या का वितरण काफ़ी हद तक भौतिक कारकों से के चंगुल से बाहर आ चुका है। एक बार याद करो, हमने बात करी थी मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप की, और हमने बात करी थी जो एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म वाली जो फिलोसफी थी, वो क्या बात करती थी कि जो भौतिक कारक होते हैं वो मानव की जो परिस्थितियां हैं उसको प्रभावित करते हैं, मानव का जो प्रोग्रेस है उसको प्रभावित करते हैं। लेकिन आज के टाइम में जो विज्ञान है और जो तकनीकी है उसने काफ़ी हद तक जो है भौतिक कारकों को लिमिटेड कर दिया। जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आप एसी लगा सकते हो। कहीं पे जैसे आइसलैंड वगैरह है तो यहाँ पे क्या है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या करते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा शीशे के घर वगैरह बनाते हैं ताकि जो है वहाँ पे थोड़ी बहुत सब्जियाँ वगैरह उगाई जा सकें और वो अपने घर को गर्म रख सकें। तो इसका यही मतलब है कि विद टाइम जो है वो भौतिक कारक हैं वो धीरे धीरे जो हैं वो लिमिटेड होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जल की उपलब्धता की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि वायु के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो रोल है वो सबसे पहले जल का आता है। हमेशा लोगों ने उन एरियाज़ में बसने को प्रायोरिटी दी है जहाँ पे हमेशा जल की अवेलेबिलिटी रही हो। यही रीज़न है कि विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं वो जनरली नदी घाटियों में फली फूली हैं। क्योंकि उनके लिए जल अवेलेबल हो पाता था और कहीं ना कहीं वो जो जल या जो नदियाँ होती थी वो उनके लिए परिवहन के स्रोत का भी काम करते थे। यही कारण है कि जल की उपलब्धता की वजह से वो वहाँ पे कृषि वगैरह कर पाते थे। और इसी की वजह से आप अभी भी देख पाएंगे कि जो नदी घाटियों के जो क्षेत्र हैं, यानी कि जहाँ जहाँ से नदियाँ बह रही हैं वर्ल्ड में, वो अभी भी बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ देखने को मिलते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं धरातल की। तो यानी कि टोपोग्राफी या जो है धरातल किस तरीके का है, ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। आपको पता है कि पठारी और जो पहाड़ी प्रदेश होते हैं वहाँ पे वो उनका स्तर काफ़ी उबड़ खाबड़ होता है। इसके लिए रहने के लिए भी जो है ज़्यादा जगह नहीं मिल पाती, खेती के लिए भी अनुकूल दशाएं नहीं होती। इसके अलावा क्या होता है कि जो ज़्यादा ऊंचे अक्षांशों में एरियाज़ होते हैं या जो ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित जो स्थल होते हैं वहाँ पे जो फसलें हैं, फसलों का वर्धन काल जो है वो बहुत कम होता है, यानी कि बहुत कम समय फसलों को उगने के लिए अवेलेबल हो पाता है, हार्डली 3 महीने के आसपास। तो उन जगह के ऊपर जनरली जो है उन जगह की जो कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि वो कितने लोगों का भरण पोषण कर सकते हैं, तो वो कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। तो एज ए रिज़ल्ट जो ऊंचे एरियाज़ होते हैं, पठारी या पर्वतीय प्रदेश होते हैं, वहाँ पे जनसंख्या रिलेटिवली कम पाई जाती है। इसके विपरीत जो है जो समतली जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पे ये सारी असुविधाएं नहीं मिलती हैं, बल्कि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें मानव को मिलती हैं। जैसे वहाँ पे वो कृषि कर सकता है, उद्योग लगा सकता है, बहुत सारे और काम कर सकता है। इसके अलावा मैदानों का जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी इजी होता है। तो इस वजह से धरातल भी जनसंख्या के सांद्रण को या जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। अब हम जलवायु की बात कर लेते हैं।
तो आपको पता है कि जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, एक तो जो है आपका टेम्परेचर, दूसरा बारिश या आर्द्रता। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा कठोर जलवायु होती है वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं पाए जाते। यही कारण है कि जो भूमध्य रेखीय जो वर्षावन होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी हाई देखने को मिलता है। इसके अलावा जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एज ए रिज़ल्ट जो है लोगों को रहने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। सेम चीज़ अगर आप देखोगे या तो ऊंचे अक्षांशों में जाओगे या ऊंचे पर्वतीय इलाकों में जाओगे तो टेम्परेचर काफ़ी कम होने लगता है। और यही रीज़न कि इन ऊंचे एरियाज़ में या ऊंचे अक्षांशों वाले एरियाज़ में रिलेटिवली कम जनसंख्या पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं मृदा की। तो मैंने पहले ही बताया कि जो ऊंचे प्रदेश होंगे, जो पठारी प्रदेश होंगे, पर्वतीय प्रदेश होंगे, वहाँ पे मिट्टी की बहुत पतली परत मिलेगी और इसी वजह से जो है ये एरिया जो है बहुत ज़्यादा जनसंख्या का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। तो यही रीज़न है कि मृदा की अवेलेबिलिटी कहाँ पे होगी ज़्यादा से ज़्यादा, नदी घाटी के क्षेत्रों में। तो यही कारण है कि गंगा, सतलुज, सिंधु, वांगो, मिसिसिपी, नील और पो नदियों के उपजाऊ कृषि प्रदेशों में जनसंख्या का बहुत ज़्यादा घनत्व पाया जाता है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो आपके जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी मृदा मिल जाती है, तो वहाँ पे कृषि हो जाती है। तो मृदा भी जो है, मृदा की अवेलेबिलिटी भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है वनस्पति के बारे में। तो बहुत ज़्यादा घने और विस्तृत वनों के क्षेत्र में जो है लोग नहीं रह पाते। जैसे भूमध्य रेखीय जो वन क्षेत्र है वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती। इसके अलावा वनों का आर्थिक महत्व भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जैसे भूमध्य रेखीय वनों को बहुत ज़्यादा नहीं काटा जा सकता। क्यों नहीं काटा जा सकता? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है एक ही एरियाज़ में। तो फॉर एग्जांपल मेरे को किसी एक पर्टिकुलर टाइप के पेड़ चाहिए तो मेरे को बहुत, एक कहीं पे मिलेगा, एक कहीं पे मिलेगा, तीसरा कहीं पे मिलेगा, तो मेरे को बहुत बड़ा एरिया मेरे को सर्च करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, काटे भी नहीं जा सकते इतने ज़्यादा। जबकि जो टैगा प्रदेश के वन होते हैं, जो ठंडे इलाकों के वन होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं, उनकी लकड़ी भी काफ़ी अच्छी पाई जाती है, काफ़ी हल्की होती है और लगभग एक जगह पे एक ही जाति के ज़्यादातर वृक्ष पाए जाते हैं। इस वजह से वहाँ पे कटाई जो है काफ़ी ईजी पड़ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों के बारे में। खनिज किस तरीके से प्रभावित करते हैं? तो हमने अब रिसेंटली बहुत सारे खनिजों के बारे में स्टडी किया है। तो खनिजों का जो वितरण होता है ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जिन क्षेत्रों में खनिजों के विशाल भंडार मिलते हैं वहाँ पे खनन उद्योग जो है वो विकसित हो गया। तो लोग जो हैं अपने रोज़गार की तलाश में इन खनन एरियाज़ की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। अधिक मांग के कारण कोयला और लो अयस्क खनन क्षेत्र अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते रहे। पुराने एरियाज़ भी हैं तो एज ए रिज़ल्ट जहाँ पे कोयला और लोहा पाया जाता था उन एरियाज़ में लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया। और आज की तारीख में हम देखें तो ये काफ़ी सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि लोहे का जो खनन था उसकी वजह से स्वीडन का जो गैलीवारे जो नगर था वो काफ़ी डेवलप हो गया था। इसी की वजह से जो सोने के निक्षेप है, सोने के निक्षेपों ने अलास्का में फेयर बैंक और फोर्ट यूकन, ये मैंने अभी बताया था, फोर्ट यूकन रिवर मैंने आपको दिखाई थी। तो ये वाला जो एरिया था ये सोने की वजह से काफ़ी फेमस रहा है और काफ़ी सोने की वजह से ही यहाँ पे पॉपुलेशन मूव हुई है। इसी की तर्ज पे अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पोर्शन में हमने दो खानों की बात करी थी, दो एरियाज़ की बात करी थी, कूलगार्डी और कालगुरली। ये भी सोने की खाने हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं पाई जाती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सोना मिलना स्टार्ट हो गया कूलगार्डी और कालगुरली में, तो एज ए रिज़ल्ट पॉपुलेशन ने यहाँ भी मूव करना शुरू कर दिया था। और यही रीज़न है कि जो है तांबे की वजह से जो है चुकई कमाता में काफ़ी सारी पॉपुलेशन पाई जाती है। चुकई दूसरी हम बात कर लेते हैं नगरीकरण की। तो आपको पता है कि अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, तो एज ए रिज़ल्ट जनसंख्या वहाँ पे मूव करना चाहती है।
जनसंख्या वहाँ पे मूव करना जानती है। जैसे शहरों में रोज़गार, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन और मनोरंजन की सुविधाएं पाई जाती हैं एक ही जगह पे, तो एज अ रिज़ल्ट लोग वहाँ पे मूव होते चले जाते हैं। तो जिस जगह पे ज़्यादा अर्बनाइजेशन पाई जाती है, जनरली लोग वहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं औद्योगिक विकास की। तो औद्योगिक क्षेत्र आर्थिक समृद्धि के द्वीप माने जाते हैं। यहाँ पे अच्छा रोज़गार मिल जाता है, बल्कि अपनी निपुणता, कुशलता और ज्ञान का सदुपयोग भी कर पाता है। यही रीज़न है कि अमेरिका का न्यू इंग्लैंड क्षेत्र, यूरोप की राइन घाटी, रूस का मास्को तुला वाला एरिया और भारत के मुंबई पुणे वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या का सांद्रण पाया जाता है। न्यू इंग्लैंड का क्षेत्र कहाँ पे है बताओगे? ये भी हमने किया, न्यू इंग्लैंड का क्षेत्र। विजिबल है भाई? आप अपनी स्क्रीन पे मैप देख पा रहे हो यूएसए का। तो ये जो मेन राज्य है, MAINE लिखा हुआ दिख रहा है, मेन राज्य से लेके और ये मिनीसोटा का जो इलाका है ना, ये सारा का सारा मेन से लेके फिर ये आपको यहाँ पे न्यूयॉर्क दिखाई दे रहा है, पेंसिल्वेनिया दिखाई दे रहा है, मिशिगन दिखाई दे रहा है, विस्कॉन्सिन दिखाई दे रहा है, मिनीसोटा दिखाई दे रहा है। ये सारा का सारा जो एरिया है, इसको हम न्यू इंग्लैंड क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो इस वाले पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा, इसके अलावा यूरोप की राइन घाटी और रूर क्षेत्र। तो एक बार मैं अगर मैप मिलेगा मेरे को, ये यहाँ से कहीं पे मिलना चाहिए तेरा। ये देखिए, ये आपको यूरोप की नदियाँ नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे ये जो राइन रिवर है, जर्मनी, फ्रांस से इस एरिया से फ़्लो करती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये राइन और रूहर क्षेत्र है। यहाँ पे काफ़ी पुराना कोयला क्षेत्र है ये, और आज भी यहाँ से कोयला निकाला जाता है। और राइन रिवर है, इसी की वजह से राइन रिवर को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया गया है ताकि ईज़ी ट्रांसपोर्ट हो पाए। तो रूर जो क्षेत्र है, ये जर्मनी में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं परिवहन की। तो परिवहन भी कहीं ना कहीं आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को। जिस एरिया में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जिस एरिया में काफ़ी डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट पाया जाता है, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो मूव करना शुरू कर देती है। जैसे महान झीलों का जो क्षेत्र था, जो मैंने अभी दिखाया आपको, तो महान झीलों का जो क्षेत्र है ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है। इसके अलावा रशिया की अगर बात करें, तो रशिया में ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन की वजह से साइबेरिया डेवलप होना स्टार्ट हुआ, अदरवाइज़ उससे पहले ये एरिया बिल्कुल डेवलप्ड नहीं था। और परिवहन की सुविधा ना होने के कारण ही जो भूमध्य रेखीय जो वन क्षेत्र हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी कम पॉपुलेशन पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास के बारे में। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास में आ जाएंगे विस्थापन और श्रम का प्रवास। तो कई बार जो है छोटे मोटे झगड़ों की वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जगह छोड़ के जो है मूव करना पड़ता है। जैसे यूरोप में अपने ऊपर होने वाले प्रतिदिन के अत्याचारों से तंग आकर बहुत से यहूदी समुदाय के लोग हैं, वो यूरोपीय देशों को छोड़कर इज़राइल में जा बसे। और बहुत इज़राइल और अरब के झगड़ों की वजह से जो है बहुत सारे फ़िलिस्तीनी जो है वो इज़राइल से भाग खड़े हुए। इसी की वजह से अगर हम देखें तो 1947 में भारत और पाकिस्तान का जो है वो विभाजन हुआ और बहुत सारे लोगों को जो है अपनी जगह छोड़नी पड़ी और बहुत सारे लोगों को मूव होना पड़ा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं श्रम का प्रवास। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ रहे हैं जहाँ पे पुराने ज़माने में
इंडिया के लोगों को लेके जाया जाता था बागानों में काम करने के लिए। अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ में आपको बहुत सारे ऐसे इंडियन मिल जाएंगे। इसके अलावा जो कैरिबियाई द्वीप समूह है वहाँ पे बहुत सारे आपको इंडियन लोग मिल जाएंगे। फिजी में आपको बहुत सारे इंडियन लोग मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि पुराने ज़माने में जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन लोगों को वहाँ पे अपनी प्लांटेशन में काम करने के लिए ले जाते थे और लेटर ऑन वो वहीं पे सेटल हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं इन्होंने भी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो प्रभावित किया है। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक कारकों के बारे में। तो कई बार जो सरकारें हैं वो भी पॉपुलेशन के सांद्रण को प्रभावित करते हैं। जैसे जो साइबेरिया वाला इलाका है ये काफ़ी निर्जन इलाका पाया जाता था। तो यहाँ पे जिस लाइक हस्बैंड वाइफ के ज़्यादा बच्चे होते थे तो सरकार उसको इनाम दिया करती। क्यों इनाम दिया करती? ताकि इस एरिया में जो है धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाए, इस एरिया में लोग आने स्टार्ट हो जाएं। जनसंख्या की ही कुछ या सरकार की ही कुछ नीति का परिणाम है कि जो है चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो लागू की गई ताकि जनसंख्या को कहीं ना कहीं रोका जा सके। तो ये भी कुछ कारक हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं जनसंख्या के साधन को। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है और उसका पैटर्न किस तरीके से इसका पैटर्न दिखाई पड़ता है। तो वर्ल्ड में जो है ये जनसंख्या वितरण को कई तरीके से दिखाया जा सकता है। जैसे अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो वर्ल्ड के मात्र 10% एरिया पे 90% आबादी रह रही है और 90% एरिया पे सिर्फ 10% वर्ल्ड की आबादी रह रही है। इसके अलावा बहुत सारे एरियाज़ वर्ल्ड में ऐसे हैं जहाँ पे घनत्व बहुत कम पाया जाता है। तो देशों के अनुसार अगर हम जनसंख्या वितरण की बात करें तो विश्व के 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में वर्ल्ड की लगभग जो है 59% जनसंख्या पाई जाती है। यानी कि सिर्फ 10 देशों में लगभग 60% के आसपास आबादी पाई जाती है। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है इन एरियाज़ को देख पा रहे हैं कि कौन कौन से देश हैं। ये आप देख पा रहे हैं चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और जापान। यानी कि इन 10 देशों में अगर हम मोटे तौर पे देखें तो वर्ल्ड की लगभग 59% आसपास जो है जनसंख्या अभी रह रही है। एशिया के 2 बड़े जो देश हैं यानी कि चीन और भारत में वर्ल्ड की लगभग 37% आबादी रह रही है। ठीक है। दूसरे तरीके से अगर हम बात करें यानी कि अक्षांशों के आधार पर वितरण की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2000 में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी लगभग 605 करोड़ के आसपास थी और इस जनसंख्या का जो 90% जो पोर्शन था वो उत्तरी गोलार्ध में रहता था और सिर्फ 10% जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता था। मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो 0 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में मुख्य एशिया महाद्वीप में वर्ल्ड की लगभग 10% आबादी पाई जाती है। 20 से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों में एशिया में वर्ल्ड की लगभग 50% आबादी पाई जाती है और 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो है यूरोप में जो है विश्व की लगभग 30% आबादी पाई जाती है और 60 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से के ऊपर जो है विश्व की लगभग 1% आबादी निवास करती है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पॉपुलेशन का सांद्रण घटता जा रहा है और 0 से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में वर्ल्ड की लगभग 50% आबादी रह रही है। 40 से 60 डिग्री अक्षांशों में बात करें तो पॉपुलेशन का ज़्यादा सांद्रण यूरोप में पाया जाता है और 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से और ध्रुवों तक जो है वर्ल्ड की लगभग 1% पॉपुलेशन रहती है जो काफ़ी जो है मतलब स्पार्सली पॉपुलेटेड है। यानी कि बहुत ज़्यादा सांद्रण नहीं है, बिखरी हुई अवस्था में जो है पॉपुलेशन पाई जाती है, बहुत कम आबादी पाई जाती है। तो ये हमने बात कर ली अक्षांशों के अनुसार वितरण की। अब हम बात कर लेते हैं वास्य तथा अवास्य क्षेत्रों के अनुसार वितरण। यानी कि वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में हर जगह पॉपुलेशन पाई जाती है और ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में सारी की सारी जगह खाली पाई जाती हैं, ऐसा भी नहीं देखने को मिलता।
तो वायव्य क्षेत्र क्या होते हैं? वायव्य क्षेत्र पृथ्वी का वो भाग है जहाँ पे जनसंख्या स्थायी रूप से पाई जाती है। मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में लगभग 4 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे जो वायव्य क्षेत्र बोले जा सकते हैं। इसमें 2 क्षेत्र एशिया में पाए जाते हैं, एक क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और एक क्षेत्र यूरोप में पाया जाता है। यानी कि टोटल 4 क्षेत्र हैं, जिसमें से 2 एशिया में, एक उत्तरी अमेरिका में और एक यूरोप में पाया जाता है। और अवायव्य क्षेत्रों की बात करें तो अवायव्य क्षेत्रों में बहुत सारे एरियाज़ आ जाते हैं, जैसे ठंडे प्रदेश जो हो गए, जो आपके हॉट डेजर्ट हो गए वो इलाके, और इसके अलावा जो आपके विषुवतरेखीय इलाके होते हैं, ये सारे के सारे आपके नॉन एक्यूमिन या अवायव्य क्षेत्रों में गिने जाते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी वायव्य और अवायव्य क्षेत्रों को अभी देख पा रहे हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो डॉट डॉट वाला इलाका है ये वायव्य क्षेत्र को दर्शा रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि चाइना के एरिया में, भारत में जो है वायव्य क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मरुस्थलीय इलाके आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको पर्वतीय और पठारी प्रदेश आपको नज़र आ रहे हैं, और आपको उष्ण और आर्द्र प्रदेश भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो वायव्य क्षेत्रों की बात करें तो इसमें एशिया में 2 एरिया यानी कि भारत और चाइना, उत्तरी अमेरिका का एक इलाका यानी कि ये जो यूएसए का जो आपको ईस्टर्न पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यूएसए का और कनाडा का, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन का सांद्रण देखने को मिलता है। और ये वाला यूरोप का ये वाला इलाका यानी कि मध्य और पूर्वी इलाका, यहाँ पे भी जनसंख्या का काफ़ी ज़्यादा सांद्रण देखने को मिलता है, और ये भी जनसंख्या का वायव्य क्षेत्र कहा जा सकता है। बाकी जितने भी एरियाज़ हैं जनरली जो आपके ध्रुवों की तरफ हैं, जो आपके मरुस्थलों की ओर हैं, ये जनरली ज़्यादातर अवायव्य क्षेत्रों में गिने जाते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी से क्या समझते हैं? जनसंख्या का घनत्व वह माप है जो किसी क्षेत्र की जनसंख्या तथा वहाँ के क्षेत्रफल के बीच में आनुपातिक संबंध को व्यक्त करता है। यानी कि एरिया कितना है और पॉपुलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में जो रेशियो है उसको शो करता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो एक रिलेटिव मेजर है। इसमें क्या हो रहा है, कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल दोनों के बीच में अनुपात को निकाला जा रहा है। तो जनसंख्या घनत्व जनसंख्या के वितरण या उसके जमाव को ज्ञात करने का एक तरीका है, लेकिन बिल्कुल क्या बोलूँ, बहुत मॉडिफाइड नहीं है, बहुत संश्लेषित नहीं है, ये काफ़ी क्रूड मेथड है। इससे हमको अंदाज़ा होता है कि किसी एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि आप यहाँ पे कुल जनसंख्या तो आपने देख ली, लेकिन आप जब कुल क्षेत्रफल की गणना करते हैं तो कुल क्षेत्रफल में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी आ जाते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन निवास नहीं करती। जैसे कहीं पे तालाब आ गया, 1 किलोमीटर का एरिया, लेकिन उस एरिया में तालाब भी आ गया, लेकिन आदमी तो नहीं रह रहे उस तालाब में। तो एज अ रिज़ल्ट क्या है, ये क्रूड मेजर है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ में, लेकिन उसके बावजूद ये काफ़ी अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करता है। तो ये है आपका अर्थमेटिक डेंसिटी, या जिसको हम गणितीय घनत्व बोलते हैं। ये क्या करता है, कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के बीच में अनुपात को निकालता है, और जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू आपको दिखाई देगी, इसका मतलब क्या है कि उतने ही, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में उतने ही आदमी रह रहे हैं। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है लगभग 11,000 को भी क्रॉस कर चुका है। 2001 में दिल्ली में लगभग 9,000 लोग रह रहे थे 1 किलोमीटर वर्ग एरिया में, और 2011 में ये जो है ये आंकड़ा 11,000 के पार जा चुका है। और जितना कम इसकी वैल्यू आपको दिखाई देगी, इसका मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर वर्ग एरिया में उतने ही कम लोग निवास करें जितना आप, जैसे आप साइबेरिया के एरिया में आपको देखने को मिलेगा 100 वर्ग किलोमीटर एरिया में आपको एक आदमी दिखाई देगा। ठीक है, तो यानी कि पॉपुलेशन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरी हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल और न्यूट्रिशनल डेंसिटी। ये जनरली उन एरियाज़ के लिए सबसे अच्छी डेंसिटी मानी जाती है जो कृषि प्रधान देश है, या जिनकी जो आजीविका है वो कृषि से चल रही है। ये जनरली क्या दिखाता है, कायिक घनत्व, कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय कुल कृषि क्षेत्र,
ऊपर वाले में तो आप ले रहे थे कुल क्षेत्रफल को, और नीचे यहाँ पे कायिक घनत्व में क्या लेंगे, टोटल एरिया नहीं लिया जाएगा, बल्कि सिर्फ वो एरिया लिया जाएगा जिस एरिया के ऊपर खेती हो रही है। इस कायिक घनत्व की भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे इसमें ये मान लिया जाता है कि जहाँ पे भी कृषि हो रही है उस क्षेत्र की, उस पूरे एरिया की जो उर्वरता है, प्रोडक्टिविटी है, वो बिल्कुल सेम है। दूसरी चीज़ क्या है इसके साथ में कि जो नॉन एग्रीकल्चरल एरिया है उसको बिल्कुल अनुपयुक्त मान लिया जाता है, जबकि ऐसा देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो कायिक घनत्व क्या होता है, कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्र। किसी एरिया में कुल कितना कृषि क्षेत्र है और उस एरिया में कुल कितनी जनसंख्या रह रही है, और ये जनरली उन इलाकों के लिए निकाला जाता है जो जिन देशों की इकोनॉमी, जिन देशों की अर्थव्यवस्था ज़्यादातर कृषि प्रधान होती है। अब हम बात कर लेते हैं जनसंख्या के विश्व वितरण के बारे में। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी जनसंख्या का विश्व वितरण देख पा रहे हैं। मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं: सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र और विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से होते हैं, जिस एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा पाई जाती है, वो हैं आपके सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र वो हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से नीचे पाई जाती है। विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र वो हैं जहाँ पे 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया की जो है पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। तो मोटे तौर पे अगर हम देखें तो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं, मानसूनी एशिया, पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के पूर्वी भाग, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे एक्यूमिन एरिया करके, या जो वास्तव क्षेत्र मैंने अभी आपको दिखाए थे, तो उसमें मानसूनी एशिया, पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी भागों की मैंने बात करी थी। तो मानसून एशिया में 2 देश आ जाएंगे ज़्यादा, इंडिया और चाइना। पश्चिमी यूरोप में ढेर सारे छोटे छोटे देश हैं जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, जो इसके मध्य एरिया में और इसके पूर्वी यूरोप में पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के पूर्वी भाग इस एरिया में सबसे पहले, क्योंकि ये कौन से एरिया, ये न्यू सिविलाइजेशन वाले एरिया हैं, तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी भागों में लोगों ने बसना शुरू किया था। जैसे जैसे लोगों का बसाव होता गया वैसे वैसे इस एरिया में औद्योगिकरण होता गया और ज़्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो एज ए रिज़ल्ट जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के जो पूर्वी भाग हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व मिलता है, जो कि है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा। अब हम बात कर लेते हैं मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्रों की। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जनसंख्या का जो घनत्व है वो 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। तो एशिया की अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले बात करी थी एशिया के बारे में। तो एशिया में ये पश्चिमी चीन, दक्षिणी भारत, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार में पाया जाता है मध्यम जनसंख्या घनत्व। अगर हम बात करें यूरोप की बात करें तो उत्तरी यूरोप में नॉर्वे और स्वीडन, ये आप नॉर्वे और स्वीडन देख पा रहे हैं, नॉर्वे और स्वीडन। इसके अलावा डेनमार्क, इसके जस्ट नीचे आपको डेनमार्क नज़र आ रहा है, ये डेनमार्क रहा। डेनमार्क के अलावा एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये आपको एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा रूस का उत्तरी पश्चिमी एरिया, यानी कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे भी मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। को जनसंख्या का मध्यम घनत्व नज़र आएगा यूएसए में, इसके मध्य और पश्चिमी भागों में। दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध के तीनों जो महाद्वीप हैं, यानी कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों महाद्वीपों में जो है जनसंख्या का मध्यम घनत्व पाया जाता है। वो एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाई जाती है, वो विरल जनसंख्या के क्षेत्र हैं। तो ये कौन कौन से हैं, ये आपके उष्ण मरुस्थल, अति ठंडे क्षेत्र हैं,
ठंडे मरुस्थल और उच्च पर्वतीय प्रदेश और विषुवत रेखीय क्षेत्र, ये हम जनरली सारे के सारे कर चुके हैं। एक बार मैं इनकी लोकेशन आपको दिखा देती हूँ, ये समझ में आ जाएंगे। तो ये आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी जो है नज़र आ रहे हैं आपको हॉट एंड कोल्ड जो डेजर्ट हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो उत्तरी अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो ग्रेट बेसिन आपको नज़र आएगा, मोजावे आपको नज़र आएगा, मरुस्थल है। इसके अलावा सोनोरेन मरुस्थल है यूएसए में। जिनहुआहुआन जो है ये भी मरुस्थल है यूएसए में। तो ये सारा का सारा एरिया उत्तरी अमेरिका में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप दक्षिण अमेरिका में जाएंगे तो आपको अटाकामा नज़र आ रहा है। अटाकामा यानी कि चिली के आसपास आपको अटाकामा माउंटेन, अटाकामा मरुस्थल नज़र आ रहा है। और यहीं पे जो है कहीं पे चुकईकमाता की खान आप थी अटाकामा के आसपास। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो अर्जेंटीना में पैटागोनियन जो है आपको डेजर्ट नज़र आएगा। ये भी एक कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडा मरुस्थल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 मरुस्थल नज़र आ रहे हैं आपको। अफ्रीका में नामीबिया और कालाहारी आपको 2 मरुस्थल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो सहारा और अरेबियन सहारा मरुस्थल को देख पा रहे हैं, सोमालिया मरुस्थल को देख पा रहे हैं और अरेबियन जो मरुस्थल है उसको देख पा रहे हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको ईरानियन, तकलामाकन, गोबी मरुस्थल ये आपको नज़र आएंगे। तो ये ठंडे मरुस्थल हैं। इंडिया में कौन सा मरुस्थल है? इंडिया में थार मरुस्थल है। आप यहाँ पे जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया में आपको छोटे छोटे बहुत सारे मरुस्थल नज़र आ रहे हैं। तनामी, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और जो है ग्रेट विक्टोरिया, ये कुछ मरुस्थल आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है अभी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को देख पा रहे हैं। कहाँ कहाँ पे हैं ये? अफ्रीका में इस पोर्शन में, दक्षिण अमेरिका में इस पोर्शन में, और यहाँ पे आपको इंडोनेशिया और उसके आसपास बहुत सारे एरियाज़ में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हमने पहले भी किए थे, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे ये कौन कौन सा किस नाम से जाना जाएगा यहाँ पे अफ्रीका में, बताओगे किन नामों से जाना जाता है? तो ये आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप ध्रुव की तरफ देखेंगे तो ये सारा का सारा इलाका साइबेरिया वाला इलाका एशिया में, और ये नॉर्थ अमेरिका का नॉर्दर्न एरिया जो है ये सारा का सारा, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम पाई जाती है और इस वजह से ये जो एरियाज़ हैं ये विरल जनसंख्या के क्षेत्रों में गिने जाते हैं।